नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। और आज की पहली स्टोरी, संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान की फजीहत हुई। भारतीय राजदूत ने उनकी एक टिप्पणी को लेकर साफ कर दिया कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना ही होगा। इसके साथ साथ देखेंगे कुछ और रिपोर्ट्स। हाल तुर्की का, तुर्की के हालात क्यों डरा रहे हैं, राष्ट्रपति एर्दोगान को सड़कों पर लोगों की भीड़ थम नहीं रही। इसके अलावा एक रिपोर्ट सर्बिया से, सर्बिया की एक डील से क्या कनेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का। और इसके अलावा एक रिपोर्ट उत्तरी मैसेडोनिया से, जहां पर एक बड़ा मार्च निकाला है लोगों ने, किस के खिलाफ है ये गुस्सा। और साथ ही साउथ कोरिया की एक तस्वीर, कम विकसित देशों की तरह जैसे सड़कों पर बन जाते हैं बड़े बड़े गड्ढे, ऐसे ही गड्ढे नजर आए दक्षिण कोरिया में। सबसे पहले बात भारत पाकिस्तान की। यूएन में एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर राग अलापा और फिर उसे करारा जवाब दिया भारत ने। यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में बता दिया है कि पाकिस्तान फिर कश्मीर पर जो टिप्पणी कर रहा है वो बेतुकी है। इसे दोहराने से पाकिस्तान की नाजायज़ मांगों को वैधता नहीं मिलेगी और ना ये उनके सीमा पार से आतंक फैलाने के मंसूबों को जायज़ ठहराती है। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है उसे खाली करना ही होगा। Kashmir was, is and will always be an integral part of India. संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में ये बता दिया कि उसे अपने कब्जे वाले कश्मीर को खाली करना ही होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सहायक ने जब सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर को लेकर टिप्पणी की तो पर्वतानेनी हरीश ने पलटकर सख्त जवाब दिया। India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. हरीश ने ये साफ कह दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसा कोई सवाल नहीं उठाने देगा जो उसकी संप्रभुता से जुड़ा हो। दरअसल पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक जहां भी मौका मिले अपने राजनयिकों, नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के जरिए इस तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job. Removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. आजकल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उससे पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित में भी लगातार पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक इसमें भारत का हाथ बताकर और भारत पर हमले करके खुद को सही ठहराने की कोशिश करता रहता है, लेकिन देश हो या विदेश उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं शशांक, भारत के पूर्व विदेश सचिव। एक बार फिर से शशांक जी, ये मुद्दा उठा है यूएन के पटल पे। हमें याद है कि बार बार तमाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान ये मुद्दा उठाता रहा है और भारत ने ये बार बार साफ किया है कि इससे पाकिस्तान के झूठ को या पाकिस्तान के दावों को कोई बल नहीं मिलता। लेकिन जैसे पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और अब भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो यूएन में, उन्होंने जिस साफगोई से बात की है, उस अप्रोच में, भारत के अप्रोच में अब आपको क्या फ़र्क दिखता है पहले के मुकाबले? जी, जैसे विदेश मंत्री ने बोला है नगमा कि ये करीब सबसे पुराना
एक ऐसा मसला है इलीगल ऑक्यूपेशन का, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अभी तक चला आ रहा है, और ये यूएन का जो एक प्रकार से कहा जाएगा फेलियर रही है। और दूसरा, जो यूएन के मेंबर सदस्य देश रहे हैं जिन्होंने इन्वेडर और इन्वेडेड को दोनों को बराबर कर दिया, और उसमें जो है पाकिस्तान को ये शह मिल गई कि जो यूएन के रेजोल्यूशन में बात भी हुई थी कि उनको अपनी सेना को हटाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में जो है वहाँ पर भारत अपनी सेना वहाँ रखकर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, और फिर उसमें किसी ना किसी तरीके से लोगों का विचार जाना जाएगा। इस प्रकार से बातें हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को शह मिलती रही। तो एक तरीके से वो एक तरफ करते थे एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, भारत में हमले करके या भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां फैलाकर, और साथ में यूएन में या इंटरनेशनल फोरम्स में दुहाई लगाते थे कि अरे भाई हमको मौका नहीं मिल रहा है, भारत से समझाइए कि हमारे साथ में जो है वो बात करके मसले को हल कर ले और हमको दे दे हमारा जो हिस्सा है। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान सोचता था कि स्पॉइल्ड चाइल्ड वाली उसकी फिलॉसफी थी, और वो बनी थी इसी वजह से कि संयुक्त राष्ट्र में शुरू से ही जो मसला था वो भारत लेकर गया था ये कहने के लिए कि हमारे पर हमला हुआ है। और उन दिनों चूंकि पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा था, उस समय के कोल्ड वॉर सिचुएशन था, और अपने को दिखा रहा था कि वो इस समय एशिया के बाकी मुल्कों के ऊपर या यूरेशिया के देशों के खिलाफ काम करके वेस्टर्न कंट्रीज़ को मदद करेगा। लेकिन अब वो सब बातें समझ में आ गई हैं। इस समय इस्लामिक आतंकवाद जो सबसे बड़ा एक चेहरा निकल कर सामने आया है, उसका पाकिस्तान सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, और पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है कि जो बातें उन्होंने सारे पूरे क्षेत्र में फैलाई थी, बाहर भी फैलाए आतंकवादी घटनाएं, और पाकिस्तानियों के जो है जो ट्रेन करे हुए लोग थे, जो अमेरिका में भी 9/11 में इन्वॉल्व थे, तो एक प्रकार से उनका ये मानना कि अब जो है अभी भी उसको जो है उनको सब लोग बच्चे की तरह पुचकारते रहेंगे, तो ये तो अब नहीं होना है। अब इस समय तो बात साफ हो चुकी है कि इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करना आवश्यक हो चुका है, और ये नया जो है ये हमारे ख्याल से रिजॉल्व वेस्टर्न कंट्रीज का भी और खासकर अमेरिका का हो गया। भारत का तो बहुत पहले से ही ये रिजॉल्व था कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जी, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, और पाकिस्तान जिस तरह से अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर नाजायज़ मांगे करता रहा, उसमें भी आप कह रहे हैं कि एक बदलाव आया है, क्योंकि ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान आतंक का केंद्र है और इसे भी बर्दाश्त करने के लिए न पश्चिमी देश तैयार हैं, न अमेरिका, और भारत का रुख तो इस पर साफ रहा है। ये धन्यवाद आपका शशांक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये साफ करने के लिए कि POK का जो मसला है वो दरअसल क्या है और कैसे पाकिस्तान उसे बार बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उठाता रहा है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। सीज फायर के बाद हमलों के दूसरे दौर में गजा पर कहर कुछ ज़्यादा ही टूट रहा है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग हर तरफ से घिरे हैं, क्योंकि हवाई हमले भी हो रहे हैं, ज़मीनी हमले भी। लोगों को अस्पताल में भी अब सुरक्षित माहौल नहीं मिल रहा। कुछ बच नहीं सके और कुछ जैसे तैसे बच गए, और कुछ को बचाने की कोशिश चल रही है। मंगलवार रात को इजरायली हमलों में कम से कम 23 लोग मारे गए। जो लोग मारे गए हैं उनमें 3 बच्चे और उनके परिवार वाले भी हैं। खान यूनुस के पास इनके तंबुओं पर इजरायली गोले आकर गिरे। ولا دور العبادة آمنة ولا المستشفيات آمنة ولا البيوت آمنة ولا الأماكن اللي بيقولوا عنها أماكن النزوح آمنة، فإحنا احترنا وين بدنا نروح. إحنا ملناش إلا ربنا، والحمد لله رب العالمين على كل حال. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East का कहना है कि हाल के दिनों में बढ़े इजरायली हमलों की वजह से लगभग 1.25 लाख लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े हैं। ज्यादातर लोग अस्पतालों में पनाह ले रहे हैं। इस बीच गजा में मानवीय सहायता से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, एम्बुलेंस गाड़ियों और अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली हमलों में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 1,13,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इनमें कितने लोग हमास से जुड़े हैं और कितने आम लोग, इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं। इजरायल का कहना है कि उसने 20,000 आतंकवादियों को मारा है। इजरायल के हवाई हमले भी जारी हैं और जमीनी हमले भी। इस बार हमले चौतरफा हैं।
इसलिए आम लोगों के सामने बच निकलने के रास्ते बहुत कम रह गए हैं। और वेस्ट बैंक के सूसिया इलाके में बसाए गए इजरायलियों ने हमदान बल्लाल के साथ मारपीट की। हमदान ऑस्कर जीतने वाली फिल्म नो अदर लैंड के सह निर्देशक हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने देखा और उसके बाद इस घटना के बाद इजरायली सेना ने उनको हिरासत में ले लिया। इजरायली सेना का कहना है कि सूसिया के पास कुछ फिलिस्तीनियों ने इजरायली नागरिकों पर पथराव किया। सेना का कहना है कि पुलिस के साथ वो विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची थी, लेकिन एक गुट ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने शुरू किए। तब 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें फिल्मकार बलाल भी हैं। बताया जा रहा है कि मास्क लगाए 10-20 लोगों ने पत्थरों और डंडों से सेंटर फॉर जूइश नॉन वायलेंस के कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया। उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े, पहियों की हवा निकाली और वहां से भगाया। ये कार्यकर्ता फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे थे। और आइए अब देखते हैं कि क्या चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच युद्धबंदी को रोकने की बातचीत में, जो कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रही है। इससे दुनिया को काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन ना तो रूस अपने हमले रोक रहा है, ना ही यूक्रेन। और अब सुना है कि ब्लैक सी को लेकर बातचीत कामयाब होने के आसार बन रहे हैं, यानी कि वहाँ एक डील हो सकती है। इससे यूक्रेन के बंदरगाहों से सामान जाना बढ़ेगा। फ़ायदा यूक्रेन को ही नहीं, रूस को और दुनिया के दूसरे देशों को भी होगा। सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में रूस जंगबंदी के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा था और सुमी में यूक्रेन पर हमले भी कर रहा था। रूस के हमलों में 14 बच्चों समेत 65 लोग मारे गए। 40 बच्चों और 16 अन्य लोगों को किसी तरह से बचा लिया गया। हमलों में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक स्कूल भी हमले की चपेट में आ गया। बातचीत का सम्मान न रूस ने किया, न ही यूक्रेन ने। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर ड्रोन चलाए और गिराए। रूस के रक्षा विभाग ने यूक्रेन के 227 ड्रोन गिराने का दावा किया है। 143 जगहों पर उसकी यूक्रेन के साथ लड़ाई हुई। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 76 हवाई हमले किए, 794 ड्रोन दागे। लेकिन दूसरी तरफ बातचीत भी चल रही है। रियाद में जंगबंदी के लिए तकरीबन 12 घंटों तक बातचीत चली। कहा जा रहा है कि बातचीत का फोकस काला सागर में सीज फायर की डील पर रहा। इसी के जरिए दुनिया के तमाम जरूरतमंद देशों तक यूक्रेन का गेहूं पहुंचता रहा है। यहां से जाने वाली गेहूं की सप्लाई की वजह से ही दुनिया में गेहूं के दाम स्थिर रह पाते हैं। साथ ही रूस से भी गेहूं और दूसरी चीजों का निर्यात होता रहता है। यानी ब्लैक सी में शांति यूक्रेन के लिए ही नहीं, रूस के लिए भी फायदे का सौदा है। अमेरिका और रूस के बीच में जो वार्ता 2 दिन से चल रही थी रियाद में, उसमें ये बात साफ हुई है कि ब्लैक सी इनिशिएटिव, यानी ब्लैक सी में जिस तरह से अनाज की मूवमेंट होनी थी, 2022 में एक अग्रीमेंट हुआ था कि अनाज की मूवमेंट जो शिप्स हैं वो उस ब्लैक सी से जाते रहेंगे, जिसमें रशिया और यूक्रेन के बीच बातचीत तुर्की ने और यूनाइटेड नेशन ने करवाई थी। और उसके बाद जो है ब्लैक सी में जो अनाज के जहाज़ जाने थे, उसके ऊपर दोनों देशों के बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि उसके मूवमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद 2022-23 में ही रशिया ने उस अग्रीमेंट से पुल आउट कर लिया था, वो बाहर आ गया था उस पूरे संधि से। अब यूएस ने रियाद में जो बातचीत हो रही है उसमें कल करीब 12 घंटे तक रशिया के साथ बातचीत हुई है, जिसका नाम उन्होंने ब्लैक सी इनिशिएटिव, यानी ब्लैक सी में जिस तरह से फसल के मूवमेंट के ऊपर बातचीत होनी थी, उस पर दोनों ही देशों ने अनआधिकारिक जो बयान है उसमें बताया है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। और आज तीसरा दिन है बातचीत का, और तीसरे दिन आज जो है अमेरिका और यूक्रेन के जो अधिकारी हैं वो दोबारा बातचीत के लिए बैठेंगे। ऐसे में एक चिंताजनक विषय ये रहा है कि क्रेमलिन और व्हाइट हाउस, यानी पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बावजूद जो है रशिया और यूक्रेन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ एक सकारात्मक बातचीत ये सामने उभर कर आई है
कि यूएस और रशिया के बीच जो बातचीत हुई है ब्लैक सी में अनाज के मूवमेंट को लेकर, उस पर दोनों लोगों ने पॉजिटिव या सकारात्मक बयान दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस सकारात्मक बयान और 3-4 दिनों के बातचीत के बाद क्या रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमला रोकते हैं। तो अब दुनिया के कोने कोने से कुछ और अहम खबरें। सबसे पहले बात तुर्की की। तुर्की में एक मेयर की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति एर्दोआन पर दबाव बढ़ रहा है और अब तक इस मामले पर चुप रहे राष्ट्रपति ने अब टीवी पर आकर अपनी बात रखी है। हालांकि उनके तेवर अभी भी सख्त हैं, वो विपक्षी दलों पर सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनों में उमड़ रही भीड़ से जनता के मूड का पता तो चल ही रहा है, क्योंकि 2028 में चुनाव भी हैं और डर है कि कहीं वक्त से पहले न कराने पड़े। हफ्ता भर होने को आया, तुर्की के ज्यादातर शहरों का यही हाल है। सड़कों पर लोग हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के बाद जो प्रदर्शन शुरू हुए वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और अब तुर्की के विपक्षी दलों ने इस्तांबुल के सिटी हॉल के बाहर मेयर के समर्थन में रैली करके इसे और हवा दे दी है। पोस्टर बैनर लिए हजारों लोग नारेबाजी कर रहे हैं। लगभग एक दशक बाद तुर्की में इस तरह के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शायद इसलिए अब तक चुप बैठे राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन को भी इस मुद्दे पर बोलना ही पड़ा। कैबिनेट बैठक के बाद टीवी पर एक प्रसारण में उन्होंने मौजूदा हालात के लिए विपक्षी पार्टी सीएचपी के प्रमुख ओजगार ओजेल को दोषी ठहराया। तुर्की के ज्यादातर शहरों में इस्तांबुल के गिरफ्तार मेयर इमामोलू के समर्थन में रैलियां चल रही हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि मेयर इमामोलू के लिए लोगों का समर्थन एर्दोआन के लिए गुस्से में न बदल जाए। और इधर एक इंटरेस्टिंग खबर है कि अमेरिका जो यमन पर बम बरसा रहा है, उसका जो प्लान बना, उसका पूरा खाका एक प्राइवेट चैट ग्रुप में लीक हो गया। अमेरिकी अधिकारियों से ये इतनी बड़ी भूल हुई कैसे? इस ग्रुप में एक पत्रकार भी शामिल थे। यमन के ईरान समर्थित हुती बागियों पर हमले के बस चंद घंटे पहले यमन पर हमले का प्लान सिग्नल पर बने एक चैट ग्रुप पर लीक हो गया, जिस ग्रुप का नाम था हुती पीसी स्मॉल। ये ग्रुप सिग्नल पे बनाया गया 13 मार्च को और अटलांटिक के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग को उसमें भूल से जोड़ लिया गया। 15 मार्च को अमेरिका ने यमन पर बड़ा हमला शुरू कर दिया। बाद में जब ये खबर वायरल हो गई तब बताया गया कि तब इससे डिफेंस सेक्रेटरी ने यानी रक्षा मंत्री ने इनकार कर दिया। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस शिक्षा विभाग को खत्म किया है, उसके कई कर्मचारी अब अपने ऑफिस में आखिरी बार काम करके बाहर निकले तो वहां खड़े लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। ट्रंप ने पिछले गुरुवार को आदेश जारी करके शिक्षा विभाग को ही बंद कर दिया। रिपब्लिकन सदस्य लंबे समय से विभाग को बंद करने की मांग कर रहे थे। और सर्बिया में बेलग्रेड की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने सेना के एक पूर्व मुख्यालय को आलीशान कॉम्प्लेक्स में बदलने का विरोध किया है। ये इमारत नेटो की बमबारी में बर्बाद हो गई थी। कहा जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जे कुशनर की कंपनी फाइनेंस कर रही है। लोग इस इमारत को पुरानी विरासत की तरह रखना चाहते हैं। सर्बिया की सरकार ने पिछले साल इसके कायाकल्प के लिए कुशनर के साथ करोड़ों डॉलर का समझौता किया था। और उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे में हजारों लोगों ने एक मार्च निकाला। एक नाइट क्लब में हाल ही में लगी आग के मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग हुई। इस आग में 59 लोग मारे गए थे और कई जख्मी हुए थे। 16 मार्च को कोकानी शहर के क्लब में चल रहे लाइव कॉन्सर्ट के दौरान आग लगी थी, जिसके बाद लोग उसके खिलाफ अब विरोध कर रहे हैं।
और हिंदुस्तान की सड़कों पर तो बड़े बड़े गड्ढे हैं ही, लेकिन दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में सड़क पर बने विशालकाय गड्ढे में गिरे बाइक सवार का शव 17 घंटे के बाद मिला है। ये गड्ढा 20 मीटर लंबा है और 20 मीटर गहरा है। एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।